टॉपिक्स रह गए थे। उसके अंदर हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने कर लिया था। आई वुड गो थ्रू दैट टॉपिक अगेन, ताकि उसके अंदर अगर कोई वीक पॉइंट्स रह गए हैं तो हम उनको भी डिस्कस कर लें। उसके बाद हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम्स आते हैं जिनके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द अपर स्टेट एंड स्टफ लाइक दैट, वो सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आज कोशिश तो होगी कि हम इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लें। आई वुड रेफर यू फ्रॉम द रेफरेंस बुक एंड देन आप अपनी जो एक्चुअल बुक है उसमें से उसको रीड कर लीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में सारी बात लिखी हुई है। कल हम लोगों ने बात किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। लेट्स नॉट फॉरगेट कि क्वांटम फिजिक्स जो है किसको डील कर रही होती है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को कर रही होती है। ठीक है। जब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को डिस्कस किया गया था तो क्वांटम फिजिक्स की जो थी वो बर्थ हुई थी हमारे पास, क्योंकि देयर वर सर्टेन फिनोमेना जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, जिनमें से ये दो तीन जो बिल्कुल फर्स्ट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था उसके अंदर भी उन्होंने उसी पॉइंट को डिस्कस किया हुआ था। लेट्स नॉट फॉरगेट कि कल हम लोगों ने जो बात की थी उसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट था ही ये कि इसमें हम लोग जो हैं लाइट को एज अ पार्टिकल डील कर रहे होते हैं, नॉट एज अ वेव। क्योंकि अगर हम उसको एज अ वेव डील करते तो हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होना था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने सर्टेन पॉइंट्स डिस्कस कल ही कर लिए थे, जिनमें से हमारे पास एक पॉइंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था विच वाज दैट के ईच, जो हमारे पास है ईच एनर्जी या एनर्जी इज absorbed or radiated in discrete packets of energy called quanta, and each quantum is associated with a single frequency, जिसकी बेसिस पे हमने कहा था कि E इज प्रोपोर्शनल टू F, और वहां से E इज इक्वल टू एच एफ आया था। हमने H को तो क्या कहा था, एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट जो था वो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये सब कुछ आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था फर्दर ऑन। आइंस्टाइन ने इन किन्हीं क्वेश्चन को डील किया था, ई इज इक्वल टू पी सी वाली क्वेश्चन जो आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, और कल जो हमने क्वेश्चन ड्राइव की थी, आई फॉरगॉट टू सेव दैट, बट एनी हाउ आई होप यू रिमेम्बर दैट। और उसके बाद जो हमारे मेन मेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पॉइंट्स हैं उनमें हमें किसके बारे में बताना चाहिए, वर्क फंक्शन के बारे में। और हमारे पास जो थी वर्क फंक्शन के बाद कौन सी कुछ वो थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड हमने इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करती है, और फ्रीक्वेंसी किसको डिसाइड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को, या स्टॉपिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेगी। स्टॉपिंग वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। स्टॉपिंग वोल्टेज सिर्फ तभी इंक्रीज होगी जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारे पास। इंक्रीज। जिसकी बेसिस पे उन्होंने हमें इक्वेशन दी थी कि जो एच एफ माइनस वो फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल है। और फिर हमने कल ये चीज भी डिस्कस की थी कि ओनली द इलेक्ट्रॉन्स विद द राइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, क्योंकि इंटरेक्शन पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों बट दे आर नॉट बी एबल टू कम आउटसाइड द मेटल सरफेस, क्योंकि उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ कहीं पे यूटिलाइज हो जाएगी बॉन्डिंग विद द एटम्स। एटम्स से अगर उनको लेंथ होती है तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। तो ओनली द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव द राइट काइनेटिक एनर्जी वो ही आउट होंगे। और इसी के हिसाब से इक्वेशन ये भी बनती है, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। यहाँ पे ये एच एफ नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन उसने कैसे ड्राइव की थी, उसने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाती है
तो इस इक्वेशन के बेसिस पे वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, एच एफ के। और यहाँ पे एच एफ HF। नहीं लिखेंगे बल्कि एच एफ नॉट लिखेंगे, क्योंकि ओनली द electrons with the threshold frequency would be able to get out of that ना। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर। फिर हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में बात हो जाती है। कल आपको याद होगा कि एक बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाई वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कब एनहांस होती है। जनरल सिनेरियो में तो हम अगर हम बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे मोस्टली एक्ट एज अ वेव की तरह वो एक्ट करते हैं। क्यों, कैसे, हाउ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट दिस। ये फिजिक्स में हम बिना किसी जस्टिफिकेशन के कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें इन दिस एरिया, कल आपको याद होगा मैंने कहा था हम एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। यू रिमेम्बर, हम लोगों ने कल एक इक्वेशन ड्राइव की थी विच वाज आई गेस पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। हाँ जी। वहां से लेमडा किसकी इक्वल आ जाएगा, एच ओवर पी के। एंड वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम बी होता है। इफ आई पुट दैट हियर, ठीक है, एच की वैल्यू तो फिक्स है 6.16 × 10⁻34। आई हैव अ सर्टेन डाटा, मैंने उसको आज ही निकाला था। इसमें उसने डिस्कस किया हुआ कि लेट सपोज कि अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10⁻²kg है और उसकी वेलोसिटी सपोज स्पीड ऑफ साउंड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। बाय पुटिंग डाटा इनटू दिस आई विल गेट एन आंसर ऑफ 1, क्योंकि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 606 समथिंग बनता है, 62 63, तो वन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। 1 × 10⁻³ मीटर्स बन जाएगा। वी नो दैट कि इट्स ये वेवलेंथ क्या है, इट इज सो स्मॉल टू बी मैयर। अब ये एवरीडे रूटीन का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पुट करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.63 1.60 10 का माइनस -1। थर्टी फोर ही नहीं, रहेगा। मास की जगह पे 9.1 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस 63। 31 आ जाएगा। और स्पीड की जगह इलेक्ट्रॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो 10⁻⁸ का आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। व्हेन वी पुट दिस इनटू द वैल्यू तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। अब ये जो है ये वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की इक्वल हो रही है इसमें हमारे पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी could observe the wave properties of it when the objects are moving with the speed of light। तो इसी फॉर्मूला की बेसिस के ऊपर हम उन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि वेव नेचर कब एनहांस होती है, पार्टिकल नेचर कब एनहांस होती है। तो इसी में इसी इसी इक्वेशन को आप लोग देखें तो हम लोग वेव नेचर कब एनहांस हो रही है, जब उनके masses बहुत लो एंड दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर कब एनहांस हो रही है, जब वो दे हैव बिगर masses एंड नॉर्मल स्पीड्स के साथ वो मूव कर रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है डिफरेंस इन रिजल्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड इट। सो हाँ जी। एवरी मैटर अकॉर्डिंग टू दिस हम ये बात कर सकते हैं, एवरी मैटर हैज ड्यूल नेचर, ठीक है। दे आर बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव एक्ट करेगा जब वो डायफ्रैक्शन के फिनोमेना दे रहा होगा, तो इस तरह की चीज, क्योंकि वो वेव की प्रॉपर्टी है। और एज अ पार्टिकल उसने कहा एक्ट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर उसने एज अ पार्टिकल वो हमारे पास एक्ट कर रहा था। बट द ओनली थिंग इज सही। these properties cannot be studied simultaneously। वेव एंड पार्टिकल एनर्जी कभी भी सेम पॉइंट
सेम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइस नहीं हो जिसमें वो एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल दोनों हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहा हो। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है ना एनर्जी लेवल्स आते हैं। जिससे हम लोगों ने बात की है ना कि लाइट ट्रेवल्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटास, जिनको फोटॉन्स का नाम भी दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स ऑब्जर्व हुए थे जब हमने हाइड्रोजन गैस को अंडर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो था ना पास करवाया था थ्रू, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया था। सो वी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ कलर ना। और उससे नॉर्मली एक्सपेक्टेड यही होता है, जैसे हम लोगों ने वो गोल्डफल एक्सपेरिमेंट किया था ना, इट वाज मतलब एस्टोनिशिंग के सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम फ्रॉम द फॉयल। एंड इसी तरीके से हाइड्रोजन का डिफरेंट बैंड ऑफ कलर प्रोवाइड करना वाज अगेन एस्टोनिशिंग फॉर द साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये देखा, दे ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होते, बल्कि दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी होगी तभी वो एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर जा सकता है। जितना अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एनर्जी अब्सॉर्ब करके इट इज मूविंग टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो उतनी ही एनर्जी जो है वो एमिट करेगा वहां से वो आते हुए। क्योंकि जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो इट इवेंचुअली कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, जो उसकी स्टेबल स्टेट होती है हमारे पास। और फिर वो जो है फोटोन एमिट करता है ऑफ सर्टेन एनर्जी की। वो जो एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलवेज इक्वल होगी, equals to the difference of the two energy levels. Obviously exact वो डाटा नहीं आता हमारे पास, क्योंकि there are certain other factors also involved जब हम एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। बट जब उन्होंने ये देखा और उन्होंने उन जो फोटोन जो एमिट हुआ, इसमें ना दो टर्म्स यूज होती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाएगा। एंड व्हेन इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, एमिशन का नाम दिया जाएगा। तो ये जो ग्राउंड एंड एमिशन, सॉरी, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ, जब होगा ये प्रोसीजर चल रहा होगा, तो जो वो फोटोन एमिट करेगा उसका जो एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल। ठीक है, हायर और लोअर एनर्जी लेवल की इक्वल हमारे पास होता है। और इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कभी भी रिजाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे शायद डायग्राम बनी भी, हाँ। इलेक्ट्रॉन कभी भी इन बिटवीन दी स्टेट्स रिजाइड नहीं करेगा, इट विल बी ऑन सर्टन एनर्जी स्टेट्स, इसके अलावा उनकी वैल्यूज कुछ भी नहीं होती है। ठीक है। बाकी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल्स के अंदर कन्वीनियंट तो आपको पता है ना, 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल्स एंड जाउल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कल भी हम लोगों ने शायद देखा भी था उस क्वेश्चन को। ये याद रखना क्योंकि अक्सर वो कन्वीनियंस को बोलता है। तो जब आपने जाना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल्स में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि हमारे पास वैल्यू उसकी क्या थी, 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻ के बराबर था। हाँ जी। तो कन्वेनियंस हमने कहाँ पे देखी थी कल वो एग्जाम्पल, ये कल हम लोग स्टार्टिंग में ही देख रहे थे। यहीं पे ही थी जहाँ उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एग्जाम्पल। इसको बस ध्यान रखना क्योंकि अक्सर क्वेश्चन के अंदर ये कन्वेनियंस जो है ना वो आ रही होती हैं, एंड वहां पे बच्चे और ऊपर जाए। टेक कर लेते हैं। आई गेस ये एग्जाम्पल थी कि जाउल से इसका इलेक्ट्रॉन पूरा वोल्ट में, हाँ ये यहाँ यही पे थी था। ना कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जाना है तो आप डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹ करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻ जाउल्स के। अगर तो जॉउल बस से ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाए तो डिवाइड करेंगे, और यस, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉउल में तो मल्टीप्लाई। यस, ओके। 1.60 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई है यस, ना। यस, यस। आगे ये उसने कुछ वो की, मैंने वैल्यू तो कल आपको कैलकुलेट करके दिखा दी थी कैसे आती थी। हाँ जी हाँ जी। डेरिवेशन में मैंने आपको बताई थी ना कि काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज के इक्वल आता है, जो हमने चार्ज। ईएमएफ की क्वेश्चन की थी कि ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन की जगह पे हम लोग ई लिख देंगे, चार्ज की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इंटू ई आ जाएगा। वी की जगह पे वन ही रहेगा, ई की जगह पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स लिख देंगे। तो जाउल्स इंटू कूलम हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? अब यहाँ देखो ना, वोल्ट इंटू कूलम्स हमारे पास बन रहा है। तो 1 वोल्ट इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो वोल्ट इंटू कूलम्स जो है, यहाँ से देखो वोल्ट इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। कूलम्स किसकी इक्वल आ रहा है? जाउल्स की इक्वल आ रहा है। जाउल्स। हम बात, हाँ, एब्जॉर्प्शन और उसके बारे में कहते हैं। ये अंडरस्टैंड हो गया कि हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के पास हम लोग इतनी एनर्जी देंगे तभी वो उन पे कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। दे आर डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो हम ऑब्जर्व करते हैं। एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रा होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है वैसे, और एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रम वही जो आप लोगों ने प्रीवियस ओ लेवल्स में पढ़ा था ना। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता था कि जब कल लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट अप हो जाती है। बस हमने यहाँ पे याद ये रखना है कि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है इट इज एसोसिएटेड विद द मोलिक्यूल। जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो एटम से एसोसिएटेड होता है। इट वाज, ये हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा था, ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा होता है हमारे पास। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास में ब्लैक सेक्शंस आ जाते हैं, बिकॉज इन फ्रीक्वेंसीज की लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारे पास लाइट के बैंड ऑफ कलर जो है वो नजर आ रहे होते हैं। इस वजह से इनको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाता है। तो ये वो वाली बात लिखी हुई है, तो कि अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी से लेके वो मूव किया है इसके अंदर, जब वो इलेक्ट्रॉन जो वो एमिट करेगा, फोटोन सॉरी, जो वो एमिट करेगा, इट वुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ दीज टू लेवल्स, E2 माइनस E1। E1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है, एंड E2 E3 E4 हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होती हैं। जितना, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इक्वल टू दैट फैक्टर होगा, सिर्फ वही जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये वो पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको कहता था ना, कि डाउनवर्ड ट्रांजिशन जो है वो एमिशन ऑफ फोटॉन से होती है, एंड अपवर्ड ट्रांजिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन से होती है। और जो फोटॉन वो एमिट करेगा इट वुड बी इक्वल टू द, नॉर्मली वो ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे हमारे पास फोटॉन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। अब क्लियरली जब E4 से वो E1 में आएगा तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रॉन होगा, फोटॉन होगा। यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ की जो ट्रांजिशन होगी वो लो फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। तो लेजर्स जो हैं नॉर्मली इसी तरीके से बनाई जाती हैं। मेटास्टेबल स्टेट होती है कि हम सर्टेन कंपाउंड्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, हम उनको एक्साइट करते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में आर्टिफिशियली उसको थोड़ी देर के लिए स्टे करवाते हैं, और फिर वो जो है जब वो एमिशन करता है तो वो, चूंकि मोनोक्रोमैटिक लेजर मोनोक्रोमैटिक होती है ना, तो वो एक एक सर्टेन उस वैल्यू के हिसाब से जो है वो एमिट डाटा हमारे पास होता है एमिशंस के। ये वो, बल्कि मैं आपको सीक्वेंस में ही वो पॉइंट्स जो है यहाँ पे वो करा देता हूँ। ये तो हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा मैंने, कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर होती है इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाँ स्पेक्ट्रम, जी, हाँ इसको हम जी। लोग कहते हैं। ठीक है, सो अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर हाँ इज जी। कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस हम तब कहेंगे जब वी विल सी कि ये कलर आपस में क्या हुए हैं, अच्छी तरीके से मिक्सअप हुए हैं। अगर हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नजर आ रही होंगी तो उन्हें हम बैंड स्पेक्ट्रा कहेंगे, और अगर हमें सिंगल सिंगल लाइंस नजर आ रही होंगी तो हम उसको लाइन स्पेक्ट्रा का नाम देंगे। इन केस ऑफ व्हाइट तो ये लाइट, वाला बैंड स्पेक्ट्रा है ना? ये बैंड स्पेक्ट्रा है यहाँ पे, बैंड ऑफ डिफरेंट लेकिन नीचे कलर। जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। कॉर्डिनेट स्पेक्ट्रा उसने सिंपली बोला बैंड ऑफ डिफरेंट कलर इज कॉल्ड, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, अगर हम एक्चुअल थ्योरी के अंदर जाए ना तो ये वेरी करते हैं हमारे पास। ठीक है, नहीं, तो अब एक्चुअल में वैसे क्या होना चाहिए? बैंड होना चाहिए या कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? बैंड होना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके। ये देखो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो विजिबल स्पेक्ट्रम को मिक्स उसने अप, ठीक है, बनाया हुआ सही। है।
ये देखो दूसरी ही बुक मैंने साथ में ओपन किया और यहाँ पे डिस्टिंग्विश यू कैन सी। सही। ठीक है, ये भी उसने विजिबल का ही उसने बना के दिया। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम व्हेन इट इज पासेस थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेडियंट। उसने बैंड ऑफ कलर्स बोला, उसने बैंड स्पेक्ट्रा थोड़ी बोला, तुमने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। उसने बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स बोला हुआ है। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मैंने आपको खुद से बोला था, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर कलर्स जो है वो मिक्स है, तो ये बैंड ऑफ कलर्स की बात कर रहा है। वो बैंड स्पेक्ट्रा और बैंड ऑफ कलर डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा या बैंड स्पेक्ट्रा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बैंड ओके। स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, तीन होते हैं। व्हाइट लाइट हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। बैंड स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास जो है वो उसमें आता है, मॉलिक्यूल के केस में आता है। ओके ओके। और एटम के केस में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है। और ये सही। डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, इनकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ एटम या इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दैट वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्क्रीन। आगे ये उसमें लिखा हुआ है, since this spectrum has been produced by the emission of light from the heated tungsten filament, it is referred to as emission spectrum. Finer, बाकी वो डायफ्रेक्शन गेटिंग के बारे में बात की हुई है कि डायफ्रेक्शन गेटिंग आप रखते हैं, हम लोग आपने ए लेवल्स में पढ़ा भी था उस सेक्शन को, कि उसकी वैल्यूज जो है हमारे पास वो मिनिमा मैक्सिमाज और मिनिमाज आ जाएंगे। हाँ जी। ये वो जो मैं आपको हाइड्रोजन का बताया था ना, a discharge tube in a transparent a discharge tube is a transparent tube containing a gas at low pressure. When light and high potential difference is applied across the two electrodes, light is emitted। और जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास हम ब्राइट कलर्स जो है वो आते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज emission line spectrum. It consists of a number of separate colors, each color being seen as a line, which is the image of the slit in front of the source of light. The wavelength corresponding to the line of the spectrum are characteristics of the gas which is in the discharge tube. और इलेक्ट्रॉन लेवल्स के अंदर उसने उसी पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जंप कर पाएंगे। अगर आपके पास एनर्जी डिफरेंस के इक्वल का फोटोन है, फोटोन हैव द if photon has the energy equal to the difference of energy level, then transition is possible. Otherwise वो मूव ही नहीं करेगा। The electron in the hydrogen atom can have any of these energy values। और ये उन्होंने स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के बाद डिस्कस किया था कि इवन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम भी इट कुड मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं होते कि फॉर एग्जांपल अगर उसके पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक ही एनर्जी लेवल होगा, ऐसा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, दे वुड हैव अ डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी, वो उसमें से किसी पे भी मूव कर सकता है अगर हम उसको राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम प्रोवाइड करें। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट उसने बता दी हुई है कि जो उसकी बिल्कुल स्टेबल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है, और ये तब उस पर रीच करता है जब आप एनर्जी उसको देते हो। और ये वो पॉइंट लिखा हुआ है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, energy of the two level। Under these conditions, the atom is described as being in the excited state। और excited state जो है वो unstable state होती है, और short interval of time के बाद ही वो अपने ground state में आ जाता है। और उसने जो फोटोन emit किया होता है इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, वही फोटोन जो है वो क्या कर देता है, सॉरी एब्जॉर्ब किया होता है उसी को क्या कर देता है, एमिट कर देता है। बाकी इसने ये वाली जो इक्वेशन है आपको याद है, E इज इक्वल टू, यहाँ से ये चेंज ऑफ एनर्जी किसकी को लिख देंगे, डेल्टा ई के। डेल्टा इज इक्वल टू एच एफ, एफ की जगह पे उसकी वो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा था ना, एफ इज इक्वल टू वी लेमडा, मैं एकदम मिक्सअप हो गया, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा ही था ना। बीच में लेफ्ट होता है। हाँ हाँ, एफ लेमडा ही होता है। तो यहाँ से एफ की जगह एफ किसकी इक्वल आ जाएगा, वी ओवर ओवर लैम्डा। लेमडा, सी ओवर लेमडा। तो उसने यहाँ पे एफ की जगह पे सी ओवर लेमडा पुट कर दिया, लेमडा को यहीं पे रहने दिया, बाकी उसकी जगह पे वो रीअरेंज कर दिया, और हमें
ये आंसर निकाल दिया गया, एच सी ओवर डेल्टा ई के बराबर। और जब इनकी कैलकुलेशंस की गई थी तो जो फोटोन की वेवलेंथ थी वो इसके अकॉर्डिंगली ही आ रही थी। अगर हम इसमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस पुट किया, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, जब उन्होंने फोटोन को की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया, इट वाज इक्वल टू दिस, वो इस इक्वेशन पे वैलिडेट हो रही थी। इट मींस कि अगर एनर्जी जो हम बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली उसका उस हिसाब से आंसर आया भी था हमारे पास। ये जो मैं आपको कहा था ना कि इन लेवल्स से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच एटम इज दैट। सो द atoms of all elements have different energy levels. The energy difference are unique to each element. Consequently, each element produces a different and characteristic light spectrum. Spectra can be used to identify the presence of particular element. जैसे ये उसने मरकरी का शो किया हुआ है, हाइड्रोजन का किसी और तरह का दिखेगा, सोडियम का किसी और तरह का होगा, और इस हिसाब से वो हमारे पास आ जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैं सिर्फ आपको रीड आउट करा देता हूँ, बिकॉज ये मैंने आपको वर्बली बताया था। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऊपर पढ़ चुके हैं। emitted by isolated atoms such as those in low pressure gases produces line spectra। एटम क्या प्रोड्यूस करता है? लाइन स्पेक्ट्रा लाइन प्रोड्यूस स्पेक्ट्रा। करता है। और जब लाइट emitted by atom in a solid liquid gas at high pressure produces a continuous spectra। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एटम टू ईच अदर। यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ना बहुत वास्ट एक सेक्शन आता है। आप लोगों के सिलेबस में वो पॉइंट्स नहीं है, बट कॉम्पटन्स इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। कॉम्पटन्स इफेक्ट हमारे पास आता है। हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। इस ये सब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डेटाज है ना, वो ये वैलिडेट करते हैं। कॉम्पटन्स इफेक्ट में उसका पार्टिकल नेचर आ रहा होता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उसकी वेव नेचर आ रही होती है। फिर 3-4 एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद एनिलेशन ऑफ मैटर आ रहा होता है हमारे पास, और पेयर प्रोडक्शन का एक टॉपिक है। इन सारे पॉइंट्स के बाद जाके वेव पार्टिकल ड्यूलिटी जो है वो डिस्कस की जाती है, क्योंकि तब तक फिर बच्चे का माइंड सेट हो जाता है, ओके ये एक्सपेरिमेंट आया, उसमें ये डाटा था, इस डाटा को उन्होंने कंपेयर किया, एंड दे गॉट द रिजल्ट, सो फोर्थ एंड सो ऑन, उस तरीके से। बाकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसमें उसने वो लिखा हुआ है कि जो डार्क लाइंस होती हैं ये बेसिकली क्यों बनती हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर लाइट जो है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द इलेक्ट्रॉन या एटम के थ्रू जो है वो हो जाएगी, और फिर हम इन बैंड स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंगली जो है, ये आपको आप लोगों ने स्पेस फिजिक्स पढ़ी थी ओ लेवल्स के अंदर, डॉपलर्स इफेक्ट हाँ वगैरह जी। ये पढ़े थे ना। उसमें हमने स्पेस फिजिक्स के अंदर भी स्पेक्ट्रम को हाँ जी। हाँ डिस्कस जी। किया था, और हाँ हमने कहा जी। था हाँ रेड जी। शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और कि ज्यादातर वो जिस शिफ्ट में जा रहा होगा उससे हम अंदाजा लगाएंगे वो हाँ क्लोज जी। हो जाता है ये फर्दर अबार। तो नॉर्मली स्टार्स की जो होती है ये इनकी लाइट्स वगैरह को उनको एब्जॉर्ब करके जो है वो उनको डिस्कस किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास ब्लैक लाइन आएंगे, और एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास जो है ये देखो कलर्ड लाइंस आ रही हैं, और बाकी सब ब्लैक क्या है वो एमिट हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो कलर्ड कॉपीज तो नहीं होती है हमारे पास कि वो आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करो कि ये बैंड वो कॉन्टिन्यूस है, एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है। बट जनरली अगर ब्लैक लाइंस हमारे पास आ रही हैं इट मींस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, और अगर हमारे पास कलर्ड लाइंस आ रही हैं तो ये किसको शो कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। एमिशन और स्पेक्ट्रम। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हमारे पास वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं।